हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे द टॉपिक ऑफ शॉक। सीबीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बताती हूँ कि इसमें ना दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको शॉक को ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन 10 और 15 मार्क्स, या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक जो है उस पे एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है, मे बी 3 और 5 मार्क्स। तो अभी शॉक को थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और फिर हाइपोवॉल्यूमिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो शॉक क्या होता है? इट इज डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट जनरली। ठीक है, अभी के लिए याद रखो, डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है अगर आप सोचो तो वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट पंप कर रहा है। आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट होगा उतना ब्लड सप्लाई अच्छी है, सर्कुलेशन अच्छी है, टिश्यू में ब्लड प्रॉपर जा रहा है। टिश्यू को ब्लड क्यों चाहिए? उसे एग्जैक्टली ब्लड से मतलब नहीं है, बट उसमें जो ऑक्सीजन है उससे मतलब है। अब क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन हमें पता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एटीपी रिलीज में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अगर डिक्रीज हुआ कार्डियक आउटपुट तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, टू सप्लाई द डिमांड्स ऑफ ऑर्गन्स। तो कोई भी ऑर्गन्स है, बीट लिवर किडनी, उनकी एक सर्टेन डिमांड है कि इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इतना अमाउंट ऑफ ब्लड होने चाहिए। जब उनको उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलता, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है, क्योंकि ब्लड फ्लो ही कम है, पूरे ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो कम है, तो इन ऑर्गन्स को नहीं मिल पाता इनफ ब्लड। शॉक 5 टाइप्स के होते हैं। ये कई बार आपका इन्यूमरेट में आ जाता है। इन्यूमरेट यानी कि आपको बस नाम नाम बताने होते हैं। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और सेप्टिक शॉक। अब इन सबको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, हाइपोवॉल्यूमिक यानी कि कम वॉल्यूम। कम वॉल्यूम क्यों होगी ब्लड की? हैमरेज एक रीजन हो सकता है। ठीक है, मेन कॉज हैमरेज है। हैमरेज यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया। फिर पोस्टमार्टम हैमरेज है। ठीक है, बर्न्स और भी तरह की चीजें होती है, बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की ना कुछ स्टेजेस होती हैं। वैसे तो हर शॉक में कुछ कुछ कंपनसेशन, कुछ कुछ स्टेजेस होती हैं बॉडी में, बट वो ज्यादा ना हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के लिए डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट या कंपनसेशन, कि एक प्रॉब्लम आई है, बट उस टाइम अगर हम कुछ कुछ चेंजेस कर लें बॉडी में तो ठीक हो जाएगा। कंपनसेशन का मतलब होता है कि बॉडी खुद अपनी नीड्स के हिसाब से कुछ कुछ चेंजेस में भी हार्मोनल, ठीक है, इस तरह के कुछ चेंजेस करके वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाए। ठीक है, तो अगर कंपनसेटरी मैकेनिज्म से ठीक हो रहा है तो बढ़िया, अदरवाइज सेकेंड स्टेज पे पहुंच जाएगा, प्रोग्रेसिव स्टेट। और प्रोग्रेसिव स्टेट में अगर आप पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो अल्टीमेटली डेथ। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कि इसमें आपको ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट दोगे तो आप नॉन प्रोग्रेसिव में पहुंच जाओगे, नहीं दोगे तो अल्टीमेटली डेथ, क्योंकि आप इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज है तो बॉडी में कुछ कंपनसेशन होते हैं। फर्स्ट कंपनसेशन क्या है? सिंपैथेटिक एक्टिवेशन नॉरएपिनेफ्रिन। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट करता है नॉरएपिनेफ्रिन को। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन से क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप हो रहा है, ब्लड ज्यादा जाएगा बॉडी टिश्यूज में, और कार्डियक आउटपुट इज रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर ऑल्सो। सिंपैथेटिक क्या है कि बॉडी में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे हैमरेज हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा, जो ये वाले काम करके हमारा शॉक वाली स्टेज को रिस्टोर कर देगा। नॉरएपिनेफ्रिन कैसे करता है ये सब? किडनी पे एक्ट करता है, और जो इसके एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, एफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रक्ट करेगा। हम थोड़ा सा देखें तो ये एफरेंट आर्टीरियल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, और एफरेंट आर्टीरियल। अगर मैं एफरेंट को कंस्ट्रक्ट करूँ तो यहाँ से कम ब्लड आएगा। ठीक है, कम ब्लड यहाँ आएगा तो और ऑर्गन्स को ज्यादा मिलेगा ब्लड। तो जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जिन ऑर्गन्स में ऑक्सीजन जानी ही जानी चाहिए, जैसे कि आपका हार्ट है, ब्रेन, तो वहां पर डाइवर्ट हो जाएगा हमारा ब्लड। ठीक है,
एडीएच इंक्रीज होता है। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो डायूरेसिस को एंटी करेगा, एंटी यानी कि प्रिवेंट करेगा, वाटर को रिटेन करेगा, यूरिन में वाटर को पास नहीं होने देगा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा वाटर है, तो ब्लड की वॉल्यूम बढ़ेगी। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव स्टेट, कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ। कोरोनरी इज हार्ट। कोरोनरी ब्लड फ्लो अगर कम होगा तो कार्डियक डिटेरियोरेशन हो जाता है, टिश्यू डैमेज हुआ तो हार्ट अपना काम कम करेगा। ठीक है, हार्ट का काम है कि हर ऑर्गन को जाए ब्लड फ्लो, और अपनी खुद की ब्लड सप्लाई भी उसे मेंटेन करनी है, तो फिर से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, देन दिस तो ये पॉजिटिव फीडबैक डेवलप हो जाता है कि वन थिंग लीडिंग टू अदर, इस तरह से। ठीक है, और जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें हमें पता है कि देखो, अगर शॉक में हम कह रहे हैं कार्डियक आउटपुट कम है, ब्लड फ्लो कम है, तो ब्लड फ्लो कम है तो ब्लड में ठहर जाता है, स्टेसिस ऑफ ब्लड हो जाती है। और जब भी ब्लड कहीं रुकता है तो क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो स्मॉल ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, हार्ट में कम ब्लड जाएगा, ठीक है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, जो बेसिकली एक डब्बे वाला आपका हार्ट होता है ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, और हमारा यहाँ से पूरे ऑर्गन्स का ब्लड आता है, यहाँ जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन, फिर ऐसे आयोटा। तो इस सब चीजों को याद रखोगे ना, तो शॉक वाला टॉपिक इज वेरी मच इजी। दिस इज इरिवर्सिबल स्टेज, यानी कि अब आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, अब चीजें बेटर नहीं हो सकती। रीजन क्या है इरिवर्सिबल स्टेज में जाने का? कि अब एनर्जी सोर्सेस ही खत्म हो गए। ठीक है, एटीपी, क्रिएटिन, फॉस्फेट और ये सारे ना आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं वही खत्म हो गए। तो जो ऑर्गन है उसको पहले हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिली तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, बट बॉडी में पहले कुछ कंपनसेशन होने लगेगी, और कुछ अपना कुछ एनर्जी हमारी सेव भी होती है, जैसे आपको पता है ग्लाइकोजन है या क्रिएटिन, फॉस्फेट है, तो ये सारी स्टोर्ड एनर्जी होती है। जब ये सब भी यूज हो गए तो कोई एनर्जी नहीं है सेल के पास, उस टिश्यू के पास, जिसकी वजह से अब इरिवर्सिबल स्टेज आ जाती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। इस केस में क्या होता है कि जो एडिनोसिन का रीजनरेशन है, एडिनोसिन इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका जो रीजनरेशन है ना, दोबारा से इन एनर्जी सोर्सेस का बनना बहुत बहुत स्लो हो जाता है। बस 2% ओरिजिनल वैल्यू पर आवर इस स्पीड से रीजनरेट हो रहा है, तो ये बहुत कम है और सेल के लिए काफी नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वी सॉ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, अब देखते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। तो नाम से पता चल रहा है ना, समथिंग रिलेटेड टू योर नर्व्स, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये मोस्टली हमें एनेस्थीसिया के टाइम पे देखने को मिलता है कि कई बार तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, कई बार स्पाइनल एनेस्थीसिया, है ना। आपने सुना भी होगा कि पीठ में एक इंजेक्शन लगता है जिससे बॉडी सुन हो जाती है, एनेस्थेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आप स्पाइनल नर्व को ब्लॉक कर रहे होते हो। एनेस्थीसिया का मतलब होता है कि कोई सेंसेशन ना रह जाए, और ये कैसे अचीव होता है जब आप एनेस्थेटिक देते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली नर्व ब्लॉक हो रहा है, नर्व ब्लॉक में सिंपैथेटिक नर्व रूट्स भी होंगी, तो सिंपैथेटिक इनहिबिशन होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक इनहिबिशन होता है, और अभी हमने थोड़ा देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि किडनी में ब्लड फ्लो को कम कर देता है। ठीक है, किडनी की ब्लड फ्लो को, या और भी जो नॉन वाइटल ऑर्गन्स है ना, वहाँ की ब्लड फ्लो को कम कर देता है, उसके आर्टरीज को नैरो करके वहां पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ताकि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमें, जो अगर सही है तो हम वी आर लाइव। ठीक है, तो ये था सिंपैथेटिक सिस्टम का काम। अगर मैंने स्पाइनल नर्व, स्पाइनल रूट्स के लेवल पे नर्व को ब्लॉक कर दिया तो सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक रेजिस्टेंस है, यानी कि ये जो एक मसल की जो टोन मेंटेन्ड है सिंपैथेटिक सिस्टम के कारण, वो लूज हो जाएगी। ठीक है, वो फॉल हो जाएगी और वैसो डायलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो एक रबर बैंड है, तो नया नया होता है तो इट हैज सर्टेन टोन। ठीक है, कुछ टाइम बाद या आप उसको ज्यादा स्ट्रेच अप करते हो तो वो ऐसे ढीला सा हो जाता है, सो इट्स समथिंग लाइक दैट। वैसो डायलेशन हो गई अगर, तो शॉक वाली कंडीशन में। अब देखो, ब्लड अगर उतना ही है
मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें ट्रेवल कर रहा था और अब वैसो डायलेटेड वेसल में कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो तो उतना ही है, बट उस ब्लड वेसल के हिसाब से अभी कम है। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई ब्लड लॉस नहीं हो रहा, बट एक शॉक वाली कंडीशन, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन क्रिएट हो गई, एक कंपैरेटिव कंडीशन क्रिएट हो गई कि बॉडी में ऐसा लग रहा है कि कम ब्लड है, तो इस जो बड़ी वैसोडाइलेटेड वेसल है उसको लग रहा है कि ब्लड कम है, जबकि वो खुद डायलेट हो गया इसलिए उसको ऐसा लग रहा है। तो न्यूरोजेनिक शॉक में सीन ड्यूरिंग एनेस्थीसिया सिंपैथेटिक इनहिबिशन हो जाती है, जिससे फॉल इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस हो जाता है, वैसोडाइलेशन होता है और शॉक। थर्ड इज कार्डियोजेनिक शॉक। तो आपको पता चल रहा है ना, कार्डियोजेनिक यानी इस पर जो डिफेक्ट है वो हार्ट में ही है। ठीक है, हार्ट में डिफेक्ट है, हार्ट का काम था कि आयोटा से ब्लड जाए बॉडी में, चीज को क्या बोल रहे थे हम, कार्डियक आउटपुट। किसी भी कार्डियक डिसऑर्डर की वजह से अगर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, ठीक है, हार्ट फेलियर की कंडीशन है या और भी चीजें हो सकती है, जिससे शॉक वाली कंडीशन आ जाएगी। फोर्थ टाइप ऑफ शॉक इज एनाफाइलैक्टिक शॉक। इसका मीडिएटर है हिस्टामिन। ठीक है, मतलब हिस्टामिन, जो भी चीजें एनाफाइलैक्टिक शॉक में हम पढ़ेंगे, ये हुआ, तो उसका जो द कल्प्रिट इज हिस्टामिन, हिस्टामिन करा रहा है सब कुछ। तो हिस्टामिन के दो फंक्शन हैं, कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ाना और वैसोडाइलेशन करना। तो वैसोडाइलेशन तो हमने देखा शॉक कोस करता है, और अगर कैपिलरी है, कैपिलरी के थ्रू हमें पता है एक्सचेंज होता है, थोड़ी सी परमिएबिलिटी होती है ताकि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सके। बट अगर जो पोर का साइज है, फेनेस्ट्रेशन वगैरह, उसको मैं बढ़ा, उसके पोर साइज को, तो परमेएबल ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा चीजें बाहर जाएंगी, तो फ्लूइड लॉस हो जाता है। फ्लूइड लॉस से भी एक तरह से हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन थोड़ा सा आप सोच सकते हो। तो फिफ्थ टाइप ऑफ शॉक इज सेप्टिक शॉक ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, सेप्सिस का मतलब ये होता है इन्फेक्शन। इस केस में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। देखो, जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, आपको बुखार आता है, तो ये सब सारी एडेप्टेशन है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ा मतलब इनडायरेक्टली आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे ना बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये बस सेप्टिक शॉक में होता है। अगर आप हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, किसी भी तरह के अदर देन सेप्टिक शॉक बात करोगे ना, तो एक नेचुरल जो लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, इट्स लाइक कि ठंडा पड़ गया उसका शरीर। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दैट वाज एन ओवरव्यू। आप थोड़ा थोड़ा हर एक शॉक के बारे में लिख सकते हो। अब स्पेसिफिकली ना थोड़ा सा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में बात करते हैं, जो हमने कंपनसेटरी मैकेनिज्म देखे नॉन प्रोग्रेसिव स्टेट में, उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, सर्कुलेटरी शॉक का क्या मतलब है, जनरलाइज एंड इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो, कि ब्लड फ्लो ब्लड वेसल्स में ही कम है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी कम ब्लड मिलेगा, जो हार्ट की मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं, वैसोमोटर सिस्टम है, जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी कम ऑक्सीजन चले, चाहे उसको भी कम ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, तो वो डैमेज होना शुरू कर देते हैं, और तभी क्या होता है कि शॉक एक बार स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो प्रोग्रेसिवली वर्स होता जाता है। अगर आप प्रोग्रेसिव स्टेज की बात करो तो हमने देखी है। डेफिनेशन क्या है, सर्कुलेटरी शॉक इज डिफाइंड एज कंडीशन विद देयर इज जनरलाइज्ड डिक्रीज इन ब्लड फ्लो इन ऑल टिश्यू लीडिंग टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट टू द सेल। ठीक है, अब मेनली हम हाइपोवॉल्यूमिक की बात करें तो देखो, हेमरेजिक शॉक पे बोलते हैं कि हेमरेज की वजह से होता है। ठीक है, या फिर डिहाइड्रेशन, बोथ, इसमें भी फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तीन स्टेजेस हो सकती हैं। फर्स्ट है नॉन प्रोग्रेसिव या कंपनसेटेड स्टेज। अब इसमें ना बहुत सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, तो सबका अगर आप नाम भी याद रखोगे ना, तो एट दिस लेवल इट इज इनफ। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में हम और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। कुछ बेरो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर चेंजेस को डिटेक्ट करता है, वो हमारे कैरोटिड साइनस, आयोटिक आर्च वहां पर होते हैं। तो वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है, जो केमिकल्स यानी कि जैसे H+, pH, इन सब के लेवल्स को सेंस कर सकता है।
CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स कि देखो ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में ही कम है तो ब्रेन को भी कम मिलेगा। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सबको कम मिलेगा। राइट, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है और हमारा कंपेंसेटरी मैकेनिज्म की तरह ये काम करता है। ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाता है वाइटल ऑर्गन्स। फोर्थ, आपने एक्सक्रीशन में पढ़ा होगा रेनिन-एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास मैकेनिज्म भी बोलते हैं जिसे। ठीक है, नेक्स्ट इज वेसो प्रेजेंट वेसो कंस्ट्रिक्टर मैकेनिज्म। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि वेसो प्रेसेंट, आपको थोड़ा सा पता चल रहा है ना कि एडीएच, जैसे अभी हमने ऊपर एडीएच का फंक्शन देखा तो वैसो प्रेसेंट, तो वेसल को प्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये वैसो कंस्ट्रिक्शन से काम करता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, रिवर्स रिलैक्सेशन, फ्लूइड रिटेंशन, कि फ्लूइड लॉस ना हो, रिटेन रहे, ब्लड ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होगी, तो शॉक की कंडीशन में हम कंपनसेट कर सकते हैं। एडीएच, तो ये आप बस टर्म्स भी लिखोगे तो यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट पी इज द प्रोग्रेसिव स्टेट, इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में विशियस साइकिल डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि टोटल बॉडी में ही कम ब्लड है तो हार्ट के पास भी कम ब्लड जाएगा। ठीक है, अब हार्ट का काम है कि कार्डियक आउटपुट, ब्लड फ्लो देना बॉडी को, तो उसी में ही कम ऑक्सीजन जाएगी, कम ब्लड हार्ट में ही जाएगा, तो फिर वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा। काम क्या है, बॉडी में ब्लड पंप करना, वो नहीं कर पाएगा, तो अगेन कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कम कार्डियक आउटपुट मतलब फिर से हार्ट में कम जा रहा है, फिर कम, तो एक तरह से चीजें खराब ही होती जाएंगी। इसमें कार्डियक डिप्रेशन हो जाता है क्योंकि हार्ट को ही इनफ ब्लड नहीं मिल पा रहा। ठीक है, वेसोमोटर सेंटर जो कि काफी इम्पोर्टेंट टोन, वेसोमोटर टोन में हेल्प करता है और बीपी वगैरह को मेंटेन करने में हेल्प करता है, वो फेल हो जाएगा। एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी ना हार्ट डिप्रेस्ड फील करता है। ठीक है, मल्टीपल थ्रोम्बिन्स बन जाते हैं। ठीक है, मेनली स्मॉल कैपिलरीज में, और कुछ सेलुलर चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, हमें पता है सोडियम पोटेशियम पंप हर सेल में एक यूनिवर्सल पंप है। ठीक है, और ये एटीपी ड्रिवन है, तो एटीपी नहीं जा रहा सेल्स में तो ये पंप काम नहीं करेगा। तो क्या होता है कि इसका काम समझो, 3 सोडियम आउट टू 2 सोडियम है, तो सोडियम बाहर नहीं जाता, अंदर ही रह जाता है, उसके साथ वाटर, तो सेल्स में ना बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको ये याद रखना। थर्ड इज द इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें आपके जो एनर्जी कंपाउंड्स हैं, एटीपी है या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट है, सब डिप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा, एंड अल्टीमेटली इस केस में फिर डेथ हो जाएगी। दिस डायग्राम शोज यू अ बिट अबाउट द विशियस साइकिल, कैसे डिक्रीज आउटपुट से हम यहाँ आए और ये फिर अगेन रिलेटेड है इससे। सो जितनी अभी आपकी नॉलेज है उसके बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करना, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट, नहीं समझ आया, तो डू कम।